हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। लेक्चर नंबर 1 की अगर बात करें तो हम लोगों ने वहाँ पे एक पूरा का पूरा फ्रेम देखा था। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल डिग्री मैकेनिकल डिग्री के ऊपर बात किया था। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पोल पिच और कॉइल पिच के ऊपर बात किया था, या फिर कहिए अगर आप मशीन की बात करें, मोटर जनरेटर की बात करें, तो उसके अंदर हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कैसे किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, या तो आप मैकेनिकल डिग्री में डिस्टेंस को देखिए या फिर कहिए आप इलेक्ट्रिकल डिग्री में आप एक तरीके से देखिए। डिस्टेंस मेजर करने का क्यों जरूरत पड़ रहा था, क्योंकि हम लोग वहां पे देख रहे थे कि मल्टीपल पोल्स बना रहे थे। 4 पोल का मशीन होता है, 2 पोल का होता है, 6 पोल का होता है। तो दो एडजेसेंट पोल के बीच में जो दूरी हम लोग को, यानी जो स्पेस हम लोग को मेंटेन करके रखना है, ताकि हम लोग का मशीन का जो डिजाइन हो वो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक कहने का मतलब मैंने आपको समझाया था भाई कि अगर आपके पास 4 पोल का मशीन है तो एक पोल अगर आप यहां पे बना रहे हैं तो दूसरा पोल आपका मान लेते हैं यहां पे होना चाहिए, तीसरा पोल आपका यहां पे होना चाहिए और चौथा पोल आपका यहां पे होना चाहिए। क्या है? सिमेट्रिक है एक तरीके से। सारे एडजेसेंट पोल के बीच में बराबर बराबर 90 डिग्री का एक तरीके से क्या है, स्पेसिंग किया हुआ है। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिजाइन। ओके, तो सिमेट्रिक डिजाइन रखने के लिए आपको ये डिस्टेंस मेजर करना आना चाहिए ना, और जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो सारे एडजेसेंट पोल के बीच में बराबर होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अगेन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बैकग्राउंड फ्रेम रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। वो अगर आप नहीं जानेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आप दिमाग में डाल लीजिए कि अभी हम लोग का जो वाइंडिंग चल रहा है ये रोटेटिंग मशीन के लिए चल रहा है, ठीक है। और रोटेटिंग मशीन दो तरीके का होता है सप्लाई बेसिस पे। एक हो गया डीसी मशीन, यहां पे लिख देता हूं मैं डीसी मशीन, मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा, डीसी मोटर डीसी जनरेटर आ जाएगा, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, रोटेटिंग मशीन का पार्ट है। लेकिन जो अभी वाइंडिंग हम लोग सीख रहे हैं ये आपका डीसी मशीन के लिए नहीं चल रहा है, ये चल रहा है आपका रोटेटिंग मशीन के अंदर में, जो आपका एसी मशीन आता है। एसी मशीन कहने का मतलब क्या, इसमें आपका सिंक्रोनस मशीन और फिर आपका इंडक्शन मशीन, ठीक है। और सिंक्रोनस मशीन में अगर आप देखें तो अगेन इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मशीन, तो मशीन का मतलब क्या होता है, इसमें मोटर भी आ जाएगा, जनरेटर भी आ जाएगा। तो सिंक्रोनस मशीन सप्लाई सिस्टम के बेसिस पे दो तरीके का होगा, एक सिंगल फेज और एक आपका 3 फेज। उसी तरीके से इंडक्शन मशीन की बात करें तो इसमें भी आपका 3 फेज या फिर कहिए सिंगल फेज। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था भाई कि जब हम लोग रोटेटिंग मशीन के अंदर अगर एसी मशीन पढ़ रहे हैं, और एसी मशीन में भी कौन सा, सिंक्रोनस मशीन इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे, और अभी ये क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है आपका, तो हम लोग सबसे पहले 3 फेज कवर करते हैं। क्लियर हुआ? तो जो वाइंडिंग चल रहा है आपका, इस वाइंडिंग में भी हम लोग सबसे पहले 3 फेज मशीन का वाइंडिंग करना सीखेंगे। क्लियर हुआ? 3 फेज का जब आप वाइंडिंग सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये जो सिंगल फेज होता है, ठीक है, फिर चाहे सिंक्रोनस मशीन का हो या फिर कहिए इंडक्शन मशीन का हो, ये आपका यही क्लियर हो जाएगा, उस पर ही बात करेंगे हम लोग। और जब हम लोग रोटेटिंग मशीन के अंदर का ये एसी रोटेटिंग मशीन पूरा पूरा कवर कर लेंगे कंस्ट्रक्शन में, वाइंडिंग में, तब जाकर के हम लोग यहाँ पे डीसी मशीन के वाइंडिंग को स्टार्ट करेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो जाना चाहिए और ये याद आ जाना चाहिए आपको, क्योंकि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा फर्दर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कल वाले क्लास को अगर मैं रिवाइज करवाऊं, पोल पिच के बारे में बताया मैंने, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पोल्स। और इसको हम लोग नापने के लिए या तो मैकेनिकल डिग्री यूज कर रहे थे, अभी इलेक्ट्रिकल डिग्री यूज कर रहे थे, राइट। या फिर कहिए कॉइल पिच, मतलब अगर आपके पास कोई कॉइल है तो उसमें 2 कंडक्टर था, कंडक्टर ए और इधर वाले को हम लोग बोल रहे थे कंडक्टर ए डैश, राइट। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था उसी को हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे क्या, कॉइल पिच। इसको भी हम लोग मेजर कैसे कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री में या तो फिर मैकेनिकल डिग्री में, सही बात है। लेकिन आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टर्म सीखने वाले हैं, यह है कि हम लोग स्लॉट्स के टर्म में भी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। यानी दो एडजेसेंट पोल के बीच में डिस्टेंस हम लोग स्लॉट्स के टर्म में भी मेजर कर सकते हैं, या फिर कहिए कॉइल पिच, यानी दो कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लॉट्स में भी एक तरीके से काउंट कर सकते हैं। अब बोलिएगा स्लॉट्स में काउंट करने का क्या जरूरत है, तो भाई देखिए दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं प्रोफेशनल्स
और एक होता है नॉन प्रोफेशनल्स, राइट। तो प्रोफेशनल कहने का मतलब जैसे हम लोग कि पूरा का पूरा हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल डिग्री क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होता है, या फिर कहिए हम लोगों ने सीख रखा है, पढ़ा हुआ। लेकिन अभी आप इमेजिन कीजिए आप एक वर्कशॉप में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में जा रहे हैं, जहां पे आपके पुराने मोटर को ला करके, यानी पुराना मोटर कहने का मतलब जला हुआ मोटर जिसका वाइंडिंग जल चुका है, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, रीवाइंडिंग करेंगे, राइट। तो वहां पे जो लेबर्स हैं या फिर कई जो वर्कर्स हैं उन्होंने तो बीटेक डिग्री नहीं हासिल कर रखा है ना, या फिर कहीं आप लोकल अगर मार्केट में भी जाते हैं शॉप्स में, तो जहां पे रीवाइंडिंग किया जाता है फैन ये सब का, तो वो लोग भाई प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थोड़ी ना होते हैं, तो उनको थोड़ी ना पता होगा कि मैकेनिकल डिग्री क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होता है। इसमें वो लोग नहीं काउंट करेंगे कभी भी डिस्टेंस को, ओके। उन लोग क्या करते हैं, स्लॉट्स को एक तरीके से यूज करते हैं, इतना स्लॉट छोड़ करके फिर वो दूसरा कंडक्टर डालेंगे, या फिर कहीं इतना स्लॉट छोड़ करके वो एक तरीके सेकंड फेज का कॉइल डालेंगे। क्लियर हुआ? तो आज हम लोग स्लॉट्स में कैसे एक तरीके से मेजर करते हैं ये पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। और अभी सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ओके। क्योंकि आपका जो ब्रेन वॉश किया गया है ना, क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा सीखना तो चाहते हैं नहीं, आप अपने एकेडमिक सिलेबस में एक तरीके से फंसे हुए रहते हैं, तो कैसे आप आगे ग्रो कर पाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इतना मेहनत किया जा रहा है यहाँ पे आपके लिए। अगर आप लेक्चर नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 3 दिन में आपका 1600 व्यू है, राइट। और सेकंड लेक्चर जैसे ही डाला मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका व्यू जो है 50% पे रह गया। तो आप इस चीज को देखिए कि जो YouTube है ना, इस पे बहुत सारे लोग सीरियस नहीं है, मात्र 10% या फिर 20% ही वो सीरियस लोग हैं जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं। बाकी की जो है वो उनको शॉर्टकट चाहिए एक तरीके से, ओके। और अगर मैं इस इमेज को हटाऊं तो आप इस इमेज को भी देख लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। आपका जो चल रहा है ना आज का ट्रेंड, ठीक है, ये ट्रेंड चल रहा है, ओके। आपको कंफर्ट जोन में रखा जा रहा है, और कंफर्ट जोन जहां पे भी लगता है वहां पे आप एक तरीके से यहाँ पे ऐसे क्राउड की तरह खड़े हो जाते हैं, राइट। तो थोड़ा सा पेन को भी एक तरीके से सफर करना सीखिए, क्योंकि लर्निंग एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, राइट। इतना काफी आप लोग समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो हम लोग को भाई व्यू ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, मोटिवेशन होता है, ठीक है, कि चलो यार इतने लोग एक तरीके से सीरियस है। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से 4-5 लेक्चर में डाल दूंगा ना और कंटिन्यू करके, तो मेरे ख्याल से 100, 150, 200 पे ही आपका ये पाउस हो जाएगा व्यू, तो आदमी डीमोटिवेट हो जाता है, राइट। लेकिन फिर भी जब एक बार हम लोगों ने प्रॉमिस कर दिया कि पूरा वाइंडिंग आपको करवाया जाएगा, मींस करवाया जाएगा। और मेरे ख्याल से पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी वाइंडिंग जो है पूरा पूरा करवाया नहीं है, या फिर कहीं वाइंडिंग का कोई लेक्चर ही नहीं डाला गया यूट्यूब पे, राइट। तो आज आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाइंडिंग कितना इंपॉर्टेंट रखता है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग एक क्वेश्चंस लेते हैं भाई, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, डरना नहीं, नर्वस नहीं होना है, ओके। आप नर्वस इसलिए हो जाते हैं, या फिर अगर आपने सीखा भी है तो पूरा पूरा इंफॉर्मेशन नहीं सीखा है, फिर जहां से भी सीखा है उन्होंने आपको प्रॉपर वे में सिखाया नहीं है। तो सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, ये आप है, और सब चीज मैं एक तरीके से स्लो लेकर के चलूंगा। तो अभी ये आप है, और आप इमेजिन कीजिए आपने बाजार से एक पुराना मोटर का स्टेटर लेकर के आए, ठीक है, मोटर बोलिए अभी जेनरेटर बोलिए, क्योंकि स्टेटर सबका कॉमन होता है। क्लियर हुआ? ये मान लेते हैं कुछ इस तरीके का आपके पास स्टेटर है, रोटर नहीं है अभी आपके पास, रोटर को आप भूल जाइए एक तरीके से। क्लियर हुआ? ये आपने इस तरीके का कबाड़ी की दुकान से खरीद करके लिया, और इसके अंदर जो आपका स्लॉट है, भाई कोई आ गया था बाहर में, इसलिए वीडियो मेरे को पॉज करना पड़ा। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये आपका स्टेटर है, और इसमें मान लेते हैं अभी जो आपका स्लॉट्स है, ठीक है, स्लॉट्स कहने का इसमें जो होल्स किए हुए हैं, ये मान लेते हैं आपका टोटल 24 है। क्लियर हुआ? तो 24 जो होल्स होंगे इसमें, या फिर ये जो स्लॉट्स होंगे वो कैसे किए होंगे, तो ये आपका टोटल 24 मेरे को इसके अंदर डालना है, राइट। यानी अगर आप एक चक्कर लगाते हैं तो कितना है, 360 है ना भाई, देखिए 360 डिग्री है, इसमें मेरे को 24 स्लॉट्स बनाने हैं। तो उसको 24 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक कितना, 12 से 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 से 36 हो जाएगा, ठीक है, यानी 15 डिग्री होगा, ओके। यानी एक स्लॉट्स जो मतलब 2 स्लॉट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना, 15 डिग्री होगा। तो देखिए स्टेटर कैसे हम लोग अपने नोट्स में बनाएंगे, क्योंकि ये सब आप नोट्स में नहीं बनाइएगा जब तक आपको
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 60 डिग्री पे मैं इसको बाइसेक्ट करता हूं। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये इमेज भी नहीं बनाना आता है। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है, ये 60, ये 60, ये 60। अब अगर मैं 60 को भी बाइसेक्ट कर दूं, यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे करके, ठीक है, ये 60 को मैंने बाइसेक्ट किया तो क्या होगा, 30 डिग्री हो गया एक तरीके से, ठीक है, ये 30, ये 30, और इसको भी अगर मैं बाइसेक्ट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 15, ये 15, ठीक है। तो इस तरीके का हो गया, यानी ये पूरा पूरा बाइसेक्ट कीजिए, 30 डिग्री, इसका भी 50 कर दीजिए, 15 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये 50 मतलब ये हो गया आधा इसका। ओके, उसका ये सेंटर हो गया, एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, एक तो यहीं ये, इसका बाइसेक्ट कर दीजिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, फिर इसको बाइसेक्ट कर दीजिए आप, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ओके, बस ये आपका एक तरीके से मार्किंग हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अपने स्लॉट्स को दिखा सकते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं मैं। पहला स्लॉट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21, 22, 23, 24, ये आपके 24 स्लॉट्स बन गए। इस तरीके से आपको अपने नोट्स में भी बनाना है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग भी कर देते हैं। ये मान लेते हैं आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये हो जाएगा आपका 24, राइट। इस तरीके का आपने क्या किया है, मार्केट से एक स्टेटर खरीद करके लाया है। अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर आप वाइंडिंग करना चाहते हैं, लेकिन वाइंडिंग यानी आप कैसा स्टेटर बनाना चाहते हैं, किस मशीन के लिए, तो आपका दिमाग घूम गया और आप क्योंकि बहुत ज्यादा एक तरीके से वाइंडिंग के बारे में नॉलेज रखते हैं तो आप 3 फेज में वाइंडिंग करना चाहते हैं अपना खुद का। क्लियर, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बाजार से, यानी यहां पे थोड़ा सा हम लोग स्पेस बनाएंगे, देखिए आपको यहाँ पे भाई मार्केट से क्या करना पड़ेगा, 3 कॉइल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 3 फेज है ना। 3 फेज कहने का मतलब क्या कि एक आर फेज होगा, वाई फेज होगा, या बी फेज होगा, या फिर आर बी वाई होगा, फिर आर वाई बी, कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं हम लोग। तो 3 कॉइल मान लेते आपने खरीद करके लाया बाजार से, क्लियर हुआ। ये मान लेते हैं आपका पहला कॉइल है, और ये जो कॉइल है इस तरीके से थोड़ा मोटा कर देता हूं मैं। मोटा कहने का मतलब इसमें बहुत सारे टर्न्स लगे हुए हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। इस तरीके का ये मान लेते हैं आपका 1000 टर्न का ये कॉइल है, 1000 टर्न, और 1000 टर्न है कहने का मतलब क्या कि 1000 कंडक्टर इधर होंगे, 1000 कंडक्टर इधर होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर की बात करें तो इसमें कितना होगा, ये आपका 2000 कंडक्टर हो जाएगा इसमें। उसी दिन मैं आपको सिखाया था एक तरीके, ठीक है। तो कंडक्टर बस मैं बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो एक ये तो हो गया आपका आर फेज का कॉइल। उसी तरीके से आपके पास एक वाई फेज के लिए भी है कॉइल, ठीक है, ये भी आपका 1000 टर्न का, ओके, ये भी आपका 1000 टर्न का कॉइल है। और उसी तरीके से आपका एक और कॉइल होगा बी फेज के लिए, तो ये भी मान लेते आपके पास ये 1000 टर्न का आपका कॉइल, क्लियर हुआ। और सबका साइज जो है बराबर है भाई, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं बड़ा छोटा बना रहा हूँ, सिमेट्रिक तो फोटो बनेगा नहीं ना सब एक साइज का। तो ये भी आपके पास 1000 टर्न का क्या है, कॉइल, क्लियर हुआ। ये आपका आर फेज को दिखा रहा है, ये आपको वाई फेज के लिए है, और ये आपका बी फेज के लिए, क्लियर हुआ। अब ये पूरा का पूरा जो कॉइल है हम लोग को इसमें डालना है, क्लियर हुआ, ताकि हम लोग का ये 3 फेज, क्योंकि भाई 3 फेज स्टेटर के बाहर में क्या निकला होता है उस पर बात करें, कनेक्शन ये सब कैसे होता है। तो यहां से यानी इस पॉइंट से अब हम लोग थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर बात करेंगे। इसमें ये जो तार डालेंगे ये 2 तरीके से डालते हैं भाई, ठीक है। और 2 तरीके से डालने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि जो वाइंडिंग्स होते हैं वो 2 तरीके का वाइंडिंग होता है। एक होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, ठीक है, और दूसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग।
ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एक तरीके से सीख जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का आइडिया लग जाएगा कि ये क्या होता है, फिर ये दोनों में अंतर क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा फैला देना। ठीक है, पूरा पूरा फैला देना का मतलब क्या है कि जो 24 स्लॉट मेरे पास है ना, इन सारे 24 से 24 स्लॉट में पूरा पूरा कंडक्टर हम लोग भर देंगे। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं कैसे होगा ये। और अभी हम लोग का चल रहा है टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। क्लियर हुआ? तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब हम लोग वापस अपने डायग्राम पे आते हैं, और आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है कि मेरे पास यहाँ पे 3 कॉइल। तो सबसे पहले भाई हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मेरे पास जो टोटल स्लॉट्स हैं, टोटल स्लॉट्स कितना है 24। ठीक है, 24 स्लॉट्स है। तो एक फेज के लिए समझिए ध्यान से, ये 24 स्लॉट जो है आपका पूरा का पूरा, इसमें ये तीनों फेज डाले जाएंगे, आर बी, वाई बी, बी बी। समझ रहे बात? ये तीनों का तीनों कॉइल इसके अंदर डाला जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि 24 स्लॉट में यहां पे आपका तीनों फेज का वाइंडिंग डाला जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 24 स्लॉट में आपका ये तीनों फेज का कॉइल डाला जाएगा, मतलब तीनों फेज आ जाएगा। तो इसको थोड़ा मैं अगर फ्लिप करके लिखूं, ठीक है, कुछ नहीं, बस उधर वाले को इधर करा। 3 फेज के लिए जो स्पेस है मेरे पास, ये 24 स्लॉट्स है। ठीक है, तो एक फेज देखते हैं। एक फेज के लिए, एक फेज कहने मतलब मान लेते हैं मैं आर के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एक फेज के लिए कितना स्पेस रहेगा बताइए, कितना स्लॉट का स्पेस रहेगा एक फेज। अब कितने स्लॉट में आपको डालना होगा, इसको 3 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 स्लॉट। समझ में आया? यानी एक फेज के लिए आपके पास मात्र 8 स्लॉट का जगह है। तो वही तो यहां पे भी देखिए, अगर हम लोग यहां पे भी देखें तो 8 स्लॉट। ठीक है, 1 से लेकर के पूरा पूरा 8 तक, यानी यहां से लेकर के यहां तक। अभी मैं मोटा मोटी समझा रहा हूं, ये आपका एक फेज का कॉइल डलाएगा इसमें। ठीक है, फिर 9 से लेकर के 8 दूनी 16 यानी यहां तक। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, ये दूसरा फेज का एक तरीके से कॉइल डलाएगा, और बाकी का जो है यहां से लेके यहां तक ये आपका तीसरा, यानी ये हो जाएगा आर के लिए, ये हो जाएगा आपका वाई के लिए, और ये हो जाएगा आपका बी के लिए। ये कितने हैं 8 स्लॉट हो गया तीनों फेज के लिए। मतलब हम लोग क्या करते हैं, अगर आप 3 भाई है और आपके पास अगर मान लेते हैं 1300 रुपए, फिर 1400 रुपए, 2000 रुपए, तो सबको बराबर भागों में बांटना है ना। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं डालते, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए कैलकुलेशन पे फिर से आते हैं हम लोग। यहां पे आपको ध्यान से समझने वाली बात है भाई कि एक फेज के लिए अगर मेरे पास 8 स्लॉट है, तो और अभी एक फेज के लिए यानी आर फेज के लिए मेरे पास क्या है, एक ही कॉइल है ना। समझ रहे बात को? एक कॉइल है इतना बड़ा, मतलब बहुत मोटा कॉइल आपने खरीद करके लिया 1000 टर्न का, राइट? 1000 इसमें टर्न्स हैं किए हुए। तो अभी आप समझिए, मेरी बात को समझिए भाई। स्लॉट्स कुछ नहीं, अगर मैं यहाँ पे 8 स्लॉट बनाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पे 8। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं यहां पे भाई एक कॉइल लेता हूं, मैं मान लेता सिंगल टर्न का कॉइल ले रहा हूं, सिंगल टर्न का कॉइल। तो आपको पता है कि सिंगल टर्न कॉइल में या फिर कहिए मल्टीपल टर्न कॉइल में 2 ही कॉइल साइड होते हैं। ये मान लेते हैं आपका ए है, इसी पे बात करते हैं ना, ये ए है, ये आपका ए डैश है। तो बताइए इसको अगर हम लोग स्लॉट में डालेंगे तो ये एक स्लॉट ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक है, मान लेते हैं इसको हम लोगों ने इसमें डाल दिया। ठीक है, ये एक स्लॉट भर गया, और दूसरा जो होगा मान लेते हैं इसमें डाल दे रहे हैं। तो आपको पता चल रहा है भाई कि अगर हम लोग एक कॉइल की बात करें, क्योंकि इसके अंदर 2 कंडक्टर है ए और ए डैश, तो सीधी सी बात है ये 2 स्लॉट का स्पेस ऑक्युपाई करता है। समझ रहे हैं? कि ये स्लॉट ले लेगा और एक ये स्लॉट ले लेगा। क्लियर हुआ? तो सीधी सी बात है, एक फेज को पूरा का पूरा इस स्टेटर में डालने के लिए मेरे पास कितने स्लॉट्स हैं? 8 स्लॉट्स हैं। समझ रहे बात को? 8 स्लॉट्स हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप 1000 के 1000 टर्न को अगर आप उठा करके इसमें डालिएगा तो मात्र आपका 2 ही स्लॉट भरेगा ना। एक ये स्लॉट में चला जाएगा आपका। ठीक है, इधर कितने होंगे? 1000 कंडक्टर होंगे ना, इधर 1000 कंडक्टर और इधर आपका 1000 कंडक्टर।
समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर आप 1000 टर्न को पूरा का पूरा डालिएगा तो सिर्फ 2 ही स्लॉट भरेगा, एक इसमें आ जाएगा कंडक्टर, एक इसमें आ जाएगा। मान लेते हैं आपका ए था और इधर वाला आपका ए डैश था, ठीक है, तो ये आपका ए हो गया और ये आपका ए डैश हो गया, बाकी तो पूरा पूरा खाली रह गया ना, 6 का 6 स्लॉट खाली रह गया। समझ रहे बात को? इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे इस कॉइल को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, क्योंकि हम लोग को 8 स्लॉट में डालना है इसको, ठीक है, 2 स्लॉट में नहीं डालना है सीधे सीधे इसको। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास 8 स्लॉट है, ध्यान समझिएगा। 8 स्लॉट कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे को यहाँ पे 4 कॉइल चाहिए, 4 कॉइल बनाना पड़ेंगे, ठीक है। और 4 कॉइल कहने का मतलब क्या है, अगर 4 कॉइल इसका मतलब क्या है, कंडक्टर कितना हो जाएगा, इसमें 8 कंडक्टर होगा और 8 कंडक्टर सीधी सी बात है 8 का 8 स्लॉट में भर जाएगा। यानी ये जो मेरा मेन कॉइल है ना, इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा 4 कॉइल के अंदर, ठीक है। 4 कॉइल का आइडिया कहां से लग रहा है, क्योंकि मैं नंबर ऑफ स्लॉट से एक तरीके से देख रहा हूं कि 8 स्लॉट है, सीधी सी बात मेरे को 4 कॉइल चाहिए, 4 कॉइल रहेगा तभी तो मेरे पास 8 कंडक्टर हो जाएंगे टोटल और वो पूरा का पूरा स्लॉट भर जाएगा, राइट। तो ये 1000 टर्न का है, इसको मेरे को 4 कॉइल में तोड़ना है, नहीं बैलेंस करना है एक तरीके से। तो 1000 टर्न को अगर आप 4 से भागा दीजिए कितना आ जाएगा आपका, 250 टर्न, ठीक है। यानी 250 टर्न का मेरे को यहाँ पे इस तरीके से इस कॉइल को ओपन कर लेना, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, 250 टर्न है एक तरीके से। क्लियर हुआ? ये 250 टर्न है एक तरीके से। और यहाँ से इसको तार ब्रेक नहीं करना है, यहाँ से फिर आपका क्या होगा, दूसरा कॉइल, ठीक है। फिर यहां से ये आपका 250 टर्न है, ये भी आपका 250 टर्न है। उसके बाद फिर आगे अगर हम लोग जाएंगे तो अगेन ये हम लोग का 250 टर्न होगा और फिर अगेन हम लोग 250 टर्न। क्लियर हुआ? और ये इसका स्टार्टिंग एंड था और ये आपका एंडिंग एंड है। आई होप कि क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए इसमें कंडक्टर काउंट करते हैं, जैसे मैंने 4 कॉइल बनाया तो ये हो गया, मान लेते हैं A1, इधर वाला हो जाएगा A1 डैश, ये मान लेते हैं आपका A2, तो ये वाला जो कंडक्टर होगा ये हो जाएगा A2 डैश, फिर ये वाला हो जाएगा आपका A3 और ये वाला हो जाएगा आपका A3 डैश और ये हो जाएगा आपका A4 और ये हो जाएगा आपका A4 डैश। क्लियर हुआ? तो देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडक्टर हो गए कि नहीं हो गए, और 8 स्लॉट भी था मेरे पास। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक मेन कॉइल को, जो कि आर फेज के लिए हम लोगों ने खरीद करके लाया था, उसको इस तरीके से हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर दिया। और यही सेम चीज हम लोग क्या करेंगे अपने वाई वाले फेज के लिए भी करेंगे, क्योंकि वाई फेज के लिए भी क्या है, इसी तरीके का 1000 टन का कॉइल आपके पास, उसको भी क्या करना है, क्योंकि वाई फेज को भी डालने के लिए मेरे पास 8 ही स्लॉट का स्पेस है। क्लियर हुआ? तो इसको भी मेरे को 4 कॉइल में 250 टन का ब्रेक करना होगा इस तरीके से। ओके, और जो आपका बी फेज का कॉइल है, ये भी क्योंकि 1000 टन का है तो उसको भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी 8 ही स्लॉट का स्पेस है, तो उसको भी 4 कॉइल में इस तरीके से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। अब हम लोग पूरा पूरा डिलीट मारते हैं और फिर से एक फोटो बनाते हैं। देखिए फिर से मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका स्टेटर। अब इसमें हम लोग कैसे डालते हैं आपको आइडिया लग गया होगा, मैं डायरेक्ट बनाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ने भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये हो गया आपका 24। क्लियर हो गया? ये आपका बन गया स्टेटर। अब हम लोग सबसे पहले जो हम लोग का फर्स्ट फेज था यानी आर फेज, ठीक है, इसमें हम लोग के पास 1 2 3 4 ये कॉइल, ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले प्लेस करते हैं।
और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फुल पिच वाइंडिंग करेंगे। फुल पिच वाइंडिंग कहने का मतलब क्या है, जो ए है और ये जो आपका ए डैश है, ये दो कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस रखेंगे कितना होगा, 180 होगा। क्लियर हुआ, यानी 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री। ओके, इलेक्ट्रिकल डिग्री यानी जितना मेरा दो एडजेसेंट पोल के बीच में डिस्टेंस होता है उतना ही हम लोग यहाँ पे भी रख रहे हैं। अब सबसे पहले अभी तक जो भी हम लोगों ने सीखा है, ठीक ना भाई, इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं बुक के हिसाब से चलूं लेकर के आपको कि बुक में ये कैसे दिया रहता है ताकि आप फैमिलियर हो सके। ठीक है, जैसे बुक में लिखा रहेगा ये चीज को, ये क्वेश्चन के टर्म में लिखा रहता है कि आपको 3 फेज का एक वाइंडिंग करना है, 24 स्लॉट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको फुल पिच वाइंडिंग करना है, फुल पिच वाइंडिंग। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोल, क्योंकि जो बना रहे कितने पोल के लिए बना रहे, 2 पोल 4 पोल, तो अभी हम सिंपल रखने के लिए 2 पोल दे देते हैं। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है आपका। ठीक है, तो अभी हम लोग यही सब कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ, तो अब हम लोग यहाँ पे क्योंकि 3 फेज है, तो 3 फेज कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर आप इंडक्शन मोटर बना, मतलब इंडक्शन मोटर का आप वाइंडिंग कर रहे हैं तो सीधी सी बात है 3 फेज सप्लाई देता है इंडक्शन मोटर के अंदर, तो क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, राइट। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने का कंडीशन क्या है 3 फेज में, कि जो आपको तीनों वाइंडिंग है आर वाई बी, तीनों में क्या होता है 120 120 120 का फिजिकल यानी मैकेनिकल डिग्री का एंगल भी होता है और इलेक्ट्रिकल डिग्री का भी एंगल होता है। क्लियर हुआ, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तभी जाकर आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। क्लियर, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे वापस अपने वाइंडिंग के ऊपर आते हैं। इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसी तरीके का आपका क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में या फिर कहीं वाइंडिंग करने के लिए दिया रहेगा, तो घबराना नहीं है। ठीक है, समझिएगा। मान लेते हैं जो कंडक्टर ए है और ए डैश है, ओके, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये स्लॉट नंबर 1 में डालता हूं। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे मैंने डाला, कलर भी चेंज ही कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा ब्लैक यूज करते हैं। देखिए इसको मैंने डाला यहां पे A1, तब क्वेश्चन आता है, यहां पे क्वेश्चन आता है कि A1 को अगर आपने इसके अंदर डाल दिया है तो A1 डैश कहां जाएगा। ठीक है, A1 डैश कहां जाएगा, इसको इस स्लॉट में डालेंगे कि इस स्लॉट में डालेंगे, इस स्लॉट में, कैसे आप बता पाइएगा, तो इसके लिए हम लोग को काम करना पड़ा। हम लोग को पता है भाई कि A1 और A1 डैश के बीच में कितना होना चाहिए डिस्टेंस, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री होना चाहिए, तभी जाकर के इसको हम लोग फुल पिच कॉइल बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। देखिए अगर हम लोग एक चक्कर पूरा का पूरा लगाएंगे, एक चक्कर, और ये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, P इक्वल टू 2 पोल के लिए पूरा का पूरा कर रहे हैं तरीके से। 4 पोल पे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में अभी 2 पोल बनाना सीखे कैसे बनता है। अभी अगर हम लोग एक चक्कर लगाएंगे इसका, यानी 24 स्लॉट, ठीक है, एक चक्कर लगाने पे कितना मिलेगा आपको, 24 स्लॉट मिलेगा, या फिर कहिए 360 डिग्री मिलेगा मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल, क्लियर हुआ, या फिर कहिए अगर आप 3 चक्कर पूरा एक चक्कर लगाइएगा तो इलेक्ट्रिकल डिग्री भी कितना बनेगा इसमें, 360 ही बनेगा, क्योंकि 2 पोल में दोनों बराबर होता है। क्लियर हुआ, 2 पोल में दोनों आपका बराबर होता है, मैकेनिकल डिग्री भी 360, इलेक्ट्रिकल डिग्री भी आपका 360। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 24 स्लॉट, मतलब एक चक्कर पूरा जब आप लगाएंगे तो इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना बन रहा है 360। ठीक है, 360। इसी को फ्लिप करके अगर मैं लिखूं 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री मेरे को 24 स्लॉट पे मिलेगा। ठीक है, स्लॉट्स के टर्म में यहाँ पे डिस्टेंस को काम कर रहा हूं। तो एक इलेक्ट्रिकल डिग्री की अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 360। लेकिन मेरे को यहाँ पे देखना है कि 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री कितने स्लॉट में आएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक तरीके से पोल पिच निकालना है, फिर एक कॉइल पिच निकालना, कुछ भी बोलिए भाई आप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर करते हैं, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 360 गुना 180। क्लियर हुआ, तो इसको हम लोग काट लेते हैं, ये 2 बार में कट जाएगा और ये आपका 12 बार में, यानी क्या हुआ कि 12 स्लॉट। मैंने आपको बताया था ना कि 2 तरीके के लोग होते हैं, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल। ठीक है, तो 12 स्लॉट जो आपका वर्कर होगा उसको बोल दिया जाएगा कि जो आपका यहाँ पे अगेन आते हैं
ये जो आपने A1 को डाला अगर स्लॉट नंबर 1 में, तो जो उसका A1 डैश होगा कितने स्लॉट को छोड़ के डालना होगा? 12 स्लॉट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसमें आपका आएगा एक तरीके से A1 डैश। क्लियर हुआ? 13 नंबर स्लॉट में। वैसे भी अगर आप 13 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो कितना आया? 12 स्लॉट का गैप आया कि नहीं आया? बोलिए। हाँ, समझ रहे बात को? तो जैसे ही अगर आपने इस वाले कंडक्टर को यानी A1 को 1 में डाला है, तो जो A1 डैश होगा कहां होगा? 13 नंबर में होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोमेटिकली क्या हो गया? फुल पीच कॉइल बन गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री रखा है ना। समझ रहे बात को? इसके बीच में A1 और A1 डैश के बीच में। ठीक है, अब हम लोग ये यहाँ पे मिट कैसे गया भाई? इसके आगे भी तो है आपका, समझ रहे हैं? 4 पॉइंट है इसमें इस तरीके के। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग आते हैं A2 और इधर वाले को हम लोग बोलेंगे A2 डैश। ठीक है, तो A2 और A2 डैश को ये रेगुलर चलेगा क्योंकि हम लोग के पास 8 स्लॉट है ना। तो यहाँ पे अगर मैं मान लेते हैं, कलर अगेन चेंज करता हूं मैं। देखिए यहां पे अगर मैं A2 डाल रहा हूं, ठीक है, A2 ये वाला कंडक्टर डाल रहा हूं अगर, तो सीधी सी बात है A2 डैश कहां जाएगा? 12 स्लॉट के बाद, क्योंकि इनके बीच में भी डिस्टेंस कितना रखना है मेरे को? 180, यानी फुल पिच कॉइल रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A2 डैश। उसी तरीके से ये हो जाएगा आपका A3, यानी इस वाले कॉइल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो A3 डैश कहां हो जाएगा? 12 स्लॉट गिन लीजिएगा तो 12 स्लॉट आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका A3 डैश। उसी तरीके से अब लास्ट कॉइल बचा हुआ है A4, तो A4 आपका इसमें आएगा, तो A4 डैश आपका 12 स्लॉट गिन लीजिए, A4 डैश आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये कहानी खत्म हो गया किसका? आर फेज के कॉइल का। पूरा कॉइल हम लोगों ने डाल दिया इसमें। क्लियर हो गया? देखिए 4 स्लॉट, 1 2 3 4, 4 स्लॉट इधर और 4 स्लॉट आपका इधर, टोटल 8 स्लॉट था ना इसके लिए। 8 का 8 स्लॉट में पूरा पूरा कॉइल भर गया कि नहीं भर गया? खत्म हो गया। ऐसा कहानी आर फेज का कहानी यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सेम चीज वाई फेज के लिए करते हैं। ठीक है, वाई फेज में भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, ऐसा नाम दे देते हैं, जैसे B1 कर लेते हैं, पूरा पूरा B से एक इंडिकेट कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए भाई, अब क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, आर से अब कहां जा रहा है? कौन सा दूसरा फेज आप डालना चाहते हैं, तो दो फेज के बीच में कितना डिग्री होना चाहिए? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए क्या कंडीशन है कि तीनों फेज में आपका 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री भी होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल डिग्री मतलब क्या? जो साइन सिग्नल बन रहा है एक तरीके से, और मैकेनिकल डिग्री भी होना चाहिए 120, यानी फिजिकल एंगल। ओके, तो अगर फेज आपने यहां पे डाला था फर्स्ट फेज, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये पूरा का पूरा जो हुआ ये आपका आर फेज है डाला हुआ। ठीक है, तो वाई फेज के कंडक्टर को डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 120 डिग्री का स्पेस रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 120 डिग्री काउंट करते हैं स्लॉट्स के टर्म में, कितना स्लॉट छोड़ने पे हम लोग को 120 मिलेगा। तो वही चीज है भाई, यहाँ पे वही लगेगा 24 स्लॉट, मतलब कितना आपको यहाँ पे फ्लिप करके लिखते हैं कि मतलब 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री मिल रहा है पूरा पूरा एक चक्कर लगाने पे ना, क्योंकि 2 पोल का मशीन है। 24 स्लॉट में आपको 360 डिग्री, तो एक इलेक्ट्रिकल डिग्री में क्या मिलेगा आपको? ये हो जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाय 360, और मेरे को निकालना कितने पे? मेरे को 120 चाहिए। ठीक है, 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री मेरे को देखना है कितने स्लॉट है। यहाँ पे गुना कर दीजिए 120, राइट? तो कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में। और ये कितने बार में? ये 8 बार में, यानी 8 स्लॉट। ठीक है, मतलब 8 स्लॉट अगर आप छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक कितना डिग्री कवर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल में? 120। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग यहां पे आते हैं। देखिए मेरे को यहाँ पे वाई फेज यानी दूसरा फेज को डालना है ना, तो 8 स्लॉट मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो यहां से काउंट करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये B1 की बात कर रहे हैं, B1 कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो B1 के लिए A1 से काउंट करना पड़ता है। ठीक है, यहां से ये फर्स्ट कॉइल था ना, फर्स्ट फेज का। ठीक है, तो यहीं से काउंट करेंगे। 8 स्लॉट गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां पे आएगा आपका B1। ठीक है, और जो B1 डैश होगा, यहाँ पे जो आपका B1 डैश है
क्योंकि ये B1 और B1 डैश के बीच में, क्योंकि फुल पिच कॉइल कर रहा है, ठीक है, ये कॉइल है भाई। थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे बड़ा बनाना पड़ेगा, देखिए ये आपका आर फेज का कॉइल है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप इमेजिन कीजिए दो और उधर हैं, ये आपका B1 था और ये आपका यहाँ पे B2, सॉरी B1 डैश है, ठीक है, ये B1 डैश है। तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? फुल पिच कॉइल का तो कितना होना चाहिए? 180 का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए। हाँ, तो सीधी सी बात है, अगर आपने B1 9 वाले में डाला है तो 12 स्लॉट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने काउंट किया है कि 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री चाहिए तो हमको 12 स्लॉट छोड़ना पड़ेगा। तो 12 स्लॉट गिन करके हम लोग को डालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर हुआ, यानी यहाँ पे आपका आएगा B1 डैश। उसी तरीके से अब जो B2 हो गया, यहाँ से A2 से काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा B2। तो ऑटोमेटिक 12 स्लॉट छोड़ करके, क्योंकि ये अगर B2 है तो B2 डैश कितना होगा? फुल पिच रखना, यानी 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री, यानी 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री मतलब क्या? मेरे को 12 स्लॉट छोड़ना पड़े, तो 12 स्लॉट छोड़िए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा इस वाले स्लॉट में 22वें नंबर पे, ये हो जाएगा B2 डैश। उसी तरीके से फिर यहाँ से जोड़िएगा 8 स्लॉट, क्योंकि 120 का हम लोग ले रहे हैं ना दो फेज के बीच में, जहाँ पे आपका B3 आएगा, इसके सामने आपका आ जाएगा B3 डैश, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये B4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका B4 डैश। क्लियर हो गया? ये आपका जो सेकंड फेज था उसको भी हम लोगों ने वाइंडिंग में यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरीके से इंडिकेट कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक है। ये आपका वाई फेज का चल रहा था, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्या था? आर फेज के लिए था, ठीक है। अब हम लोग के पास बचा क्या? लास्ट फेज, यानी बी फेज, ठीक है, आर बाई बी। तो बी के लिए भी उसी तरीके से आप इमेजिन कीजिए भाई कि इसके अंदर क्या होगा, मेन कॉइल जो 1000 टर्न का था उसको अपने 4 कॉइल के अंदर 250 टर्न में ब्रेक डाउन कर रखा है। तो यहाँ पे बस नेम ही मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम इसको C1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका C1, ये हो जाएगा C1 डैश, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C2 डैश। इसी तरीके से दो कॉइल और भी, क्लियर? तो अब हम लोग, क्योंकि ये लास्ट फेज है, तो अगर आप A से कंपेयर करेंगे तो कितना होना चाहिए? 220 डिग्री का इलेक्ट्रिकल गैप होना चाहिए। फिर अगर आप B से गैप नाप रहे हैं, B से अगर आप, क्योंकि 120 छोड़ना है ना मेरे को भाई तीनों फेज में। जैसे ये होता है ना, अगर आपका R है, ये Y है, ये B है, तो इनके बीच में 120 120 120 होता है, ठीक है। समझ गए बात को? तो अगर आपने इसको पहला मान रखा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, लास्ट वाइंडिंग के लिए यहां से अगर आप नापते, फर्स्ट से नापते, कितना छोड़ना पड़ेगा? वो 240 छोड़ना पड़ेगा। और भाई अगर आप सेकंड से नापते कितना? 120 छोड़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ? वही चीज तो मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे। देखिए अगर आप A से नापते हैं, ठीक है, A से अगर आप नापते हैं, थोड़ा कलर भी चेंज ही कर देता हूं, काफी ज्यादा ही हो गया ये। A से अगर आप नापेंगे तो 240 एक तरीके से, ठीक है। 120 120 कितना हो? 240 का गैप होना चाहिए। 240 का मतलब क्या? 8 दूनी 16, क्योंकि 8 स्लॉट जब आप छोड़ रहे थे तो कितना मिल रहा था? 120, तो 240 यानी 16 स्लॉट छोड़ना पड़ेगा। तो यहां से काउंट करते हैं, यहां डाला ना आपने A1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सॉरी 16 छोड़ना हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। यहाँ पे आएगा, यानी ये हो जाएगा C1। तो C1 डैश के लिए कितना? 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री चाहिए ना फुल पिच कॉइल करना, तो 12 स्लॉट गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा आपका C1 डैश, ठीक है। C2 डैश के लिए अगेन यहाँ से जोड़ दीजिए, ठीक है, सेकंड से, या फिर कहिए अगर आप B से जोड़ते हैं, ठीक है। B से भी बता देता हूँ आपको। B से अगर आप देख रहे हैं C तक, तो कितना? 120 डिग्री छोड़ना है आप लोगों को, तो 8 स्लॉट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑटोमेटिक आप यहाँ पे आगे कि नहीं आगे, ठीक है। तो हर तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे C2 डैश हो जाएगा, सॉरी C2, तो C2 डैश आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपका C3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा C3 डैश, 12 स्लॉट छोड़ के आप गिन लीजिएगा, ऑटोमेटिक वहीं पे पहुंच जाएगा। तो हो जाएगा C4, और C4 कैसे आ रहा है? यहाँ से हम लोग काउंट कर रहे हैं B4 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लॉट, यानी 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री बन जाएगा।
तो C4 यहाँ पे, तो C4 डैश आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ? इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए भाई। ओके, ये हो गया आपका, ये R, ये Y, और ये आपका क्या हो जाएगा B, और ये भी आपका B। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, 24 के 24 स्लॉट्स को पूरा पूरा भर दिया है। क्लियर? तीनों फेज आपके यहाँ पे डल चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेट कैसे बनेगा, दो पोल कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कनेक्शन करना सीखिए, क्योंकि इसमें भाई कितने तार निकलने चाहिए, टोटल तार कितने निकलने चाहिए मेरे को बताइए, सोच के बताइए आप। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे तीन ही कॉइल यूज किया है, एक आपका था R, एक था आपका Y, और लास्ट था आपका B। ठीक है, और इसको जब हम लोगों ने 4 कॉइल में भी एक तरीके से ओपन किया था, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पे 8 स्लॉट था, तो उसमें भी क्या था, सब सीरीज में जुड़े हुए थे ना, 2 ही तार निकल रहा था आपका यहाँ से भी। ठीक है, ये अपने आप में एक कॉइल, फिर 2 कॉइल, फिर 3 कॉइल, फिर 4 कॉइल, समझ रहे, ये सब अंदर से जुड़ा हुआ है, नहीं एक इसका ये एंड और एक इधर से एंड निकल रहा था, तो 2 ही एंड निकल रहा था ना, समझ गए। तो इस चीज को देखिए, 2 एंड इसका, 2 एंड इसका, 2 एंड इसका, टोटल तार कितना निकलेगा, 6 तार निकलेंगे, राइट। तो 6 तार है आपके पास। तो अब इसको क्या कीजिएगा, या तो स्टार में जोड़िए या तो डेल्टा में जोड़िए। ठीक है, तो स्टार में जोड़ने का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो आ रहा है ना, एक तार और एक तार, ये सबको जोड़ दीजिए, ये न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा आपका। और बाकी का जो है ये R, ये आपका Y, और ये आपका B, और ये आपका न्यूट्रल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें कनेक्शन करते हैं। तो ये कनेक्शन को लेकर के भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। मे भी इधर वाला आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको इधर करके दिखा देता हूँ। भाई कुछ नहीं किया है, सबका जो एक एक तार है उसको मैंने शॉर्ट कर दिया, न्यूट्रल बन जाएगा, बाकी का आपका एक तार निकाल दिया है, वो आपका मेन करंट के लिए हो जाएगा, तो मेन सप्लाई के लिए हो जाएगा। अब इसमें जो सप्लाई देते हैं, सप्लाई कैसा देते हैं हम लोग बताइए। सप्लाई हम यहाँ पे देते हैं 3 फेज। तो 3 फेज का यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। देखिए 3 फेज का ग्राफ अगर हम लोग यहाँ पे प्लॉट करें, या फिर यहां से लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा टाइम। ठीक है, अब उसको बस मिला देते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ये आपका 3 फेज का ग्राफ बन गया। ओके, तो अब देखिए हम लोग किसी एक इंस्टेंट को लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं मैं इस इंस्टेंट को लेकर के चलता हूं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, इस इंस्टेंट को लेकर चल रहा हूं मैं, मतलब टाइम है नहीं, पूरा पूरा एक्सेस। तो अभी सबसे पहले नेमिंग करते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं। मतलब देखिए ग्रीन कलर से मैं थोड़ा बनाता हूं। ये जो है ना, ये वाला, इसको मैं ए फेज नाम दे देता हूं। ठीक है, ये ए फेज है, या फिर कहिए आर फेज है, मेरा आर फेज है। ठीक है, और ये जो है, ये वाला जो आ रहा है ना, इसको मैं y मान लेता हूं। ठीक है, ये मेरा y है। तो सीधी सी बात है, ये वाला जो आ रहा होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक b हो जाएगा। क्लियर। तो इस इंस्टेंट पे आप देख रहे हैं भाई कि जो मेरा b है और y है, ये क्या है, एक तरीके से नेगेटिव है। क्लियर हुआ, नेगेटिव है। लेकिन जो r है ये मेरा एक तरीके से पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर हो गया। r मेरा पॉजिटिव है और मैक्सिमम है एक तरीके से, और b और y नेगेटिव है, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है। एक तरीके से कहिए इस पॉइंट पे एक तरीके से लाइक कर मैक्सिमम इसको बोलते हैं ना, समझ रहे बात को। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, वाइंडिंग करते हैं, यानी ये वाला सप्लाई मैंने क्या कर रखा है, इस स्टेटर के अंदर दे दिया है, और मैं एक इंस्टेंट पे देख रहा हूं। तो एक इंस्टेंट पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, कैसे दो पोल बनेगा, समझिए। देखिए मेरा जो
फेज है ये एक तरीके से पॉजिटिव है ना। ओहो देखिए ये जो आर फेज है ये मेरा पॉजिटिव है, सही बात है, और पॉजिटिव और मैक्सिमम है। तो इसके लिए मैं यहां पे मान लेते हैं इसको मैं क्रॉस दिखाता हूं, क्रॉस दिखाता हूं, क्रॉस दिखाता हूं, क्रॉस दिखाता हूं। भाई क्रॉस मैं क्यों दिखा रहा हूं इसके लिए भी आप समझिए, इसके लिए भी समझिए। ये आपका इस तरीके का कॉइल है ना, किसके लिए, आर फेज के लिए। तो सीधी सी बात है इसमें करंट क्या हो रहा होगा, ऊपर चढ़ रहा होगा, तो इसमें करंट क्या हो रहा होगा, नीचे उतर रहा होगा, फिर इसमें करंट ऊपर, फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे। समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ तो यहाँ पे आप देखिए ना, इसको मैंने A1 बोला है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे A2 बोला है, इसको मैंने यहाँ पे A3 बोला है, और इसको मैंने यहाँ पे A4 बोला है। क्लियर हो रहा है। तो A1 A2 A3 A4 सब में करंट क्या है, ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ अगर मैं क्रॉस दिखा रहा हूं तो सीधी सी बात है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ घुस रहा है ये, तो सीधी सी बात है जो नीचे करंट आ रहा होगा A1 डैश में, A2 डैश में, A3 डैश में, A4 डैश में, उसमें क्या होगा, एक तरीके से करंट मेरा नीचे की तरफ आ रहा है, डॉट से मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर हुआ। हाँ एक मिनट भाई मैं थोड़ा देखता हूं कैमरे में स्पेस है या नहीं। सही है। तो अब देखिए यही है कि A1 A2 सब में करंट ऊपर चल रहा है, इसलिए मैंने क्रॉस दिखाया, और A1 डैश A2 डैश A3 डैश में क्या है, करंट बाहर निकल रहा है, तो उसको मैं क्या करूंगा, डॉट से दिखा दूंगा। ठीक है, ये मेरा डॉट इस तरीके से मैं दिखा देता हूं। समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अब समझिए बाकी का जो मेरा फेज था कौन सा, Y और B, ये नेगेटिव में है। नेगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पे आपको फिर से वाइंडिंग के हिसाब से समझाऊं, ये मान लेते हैं भाई ये मेरा आर का था, आर फेज का ऐसा वाइंडिंग था, उसमें करंट दिखा दिया मैंने। अब मैं अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई में अगेन इसी तरीके का आपका 4 कॉइल है। करंट चेंज करता हूं, सॉरी कलर चेंज करते हैं हम लोग, इस तरीके का है ना 4 कॉइल, राइट। तो समझिए ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या है, इसका जैसे ये पॉजिटिव मान रहा है तो क्या, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ये नेगेटिव है इसका माइनस है, ये प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मेरा B1 है, B2 है, सॉरी B1 डैश, ये हो जाएगा आपका B2, ये हो जाएगा B2 डैश, ये हो जाएगा B3, और ये हो जाएगा B3 डैश, और ये हो जाएगा B4, और इधर हो जाएगा B4 डैश। समझिए मेरी बात को। यहाँ पे क्या होगा, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो इसमें करंट नीचे आएगा, ठीक है, और इसमें ऊपर होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा ना। समझिए बात को। तो V1 को मैं क्या लिखूंगा, डॉट, क्योंकि करंट बाहर आ रहा है इसको मैं डॉट रिप्रेजेंट करता हूं, यहाँ पे डॉट जाएगा। ठीक है, V1 को डॉट दिखाऊंगा, B2 को डॉट दिखाऊंगा, B3 को डॉट दिखाऊंगा, B4 को डॉट दिखाऊंगा। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे देखिए V1, तो इसको मेरे को डॉट दिखाना पड़ेगा, समझ गए, इसको डॉट, क्योंकि देखिए सीधी सी बात, उतना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने A1 A2 A3 को क्रॉस दिखाया तो यहाँ पे अगर रिवर्स हो गया तो B1 B2 B3 को क्या करना होगा, आपको जस्ट अपोजिट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 1 को देखे ना, 1 है लिखा हुआ, तो यहाँ पे B1 यानी उल्टा हो जाएगा ये डॉट। ठीक है, डॉट डॉट, और ये जो B1 डैश B2 डैश B3 डैश, इसमें क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर कीजिए, जैसे A1 डैश है ना, तो A1 डैश में डॉट था, तो B1 डैश में आपको क्रॉस दिखाना पड़ेगा हम लोग को। क्लियर हुआ, क्योंकि अपोजिट है ये। उसी तरीके से RYB फेज में भी क्या उल्टा है, यानी अगर आपने A1 A2 A3 को क्रॉस दिखाया है तो C1 C2 C3 को क्या करना, डॉट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा है, डॉट दिखाइए इस तरीके से, और इधर वाला सब क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ये हो गया आपका इसके अंदर पोलैरिटी मार्किंग। ठीक है, यानी आपने जो करंट दिया है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, उसको आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखें ये पूरा का पूरा क्रॉस जा रहा है। कलर मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा, देखिए यहां से लेके, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि ब्लू कलर आप यूज नहीं कीजिए, ब्लू कलर से कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, तो भाई कभी कभी यूज करना पड़ता है, तो कलर का इशू आ जाता है। ये पूरा का पूरा देखिए भाई, ये पूरा का पूरा क्या है, सब में क्रॉस है, देख रहे हैं, सब में क्रॉस है। दो फेज, दो पोल जो बनेगा ना, वो दो पोल, वो तीनों फेज को मिला करके बनेगा। तो देख रहे हैं, कुछ हिस्सा आपका B1 वाला ले रहा है, कुछ हिस्सा A1 वाला ले रहा है, कुछ हिस्सा आपका C1 वाला ले रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, सब में क्रॉस है। सब में क्रॉस है कहने का मतलब क्या हुआ, अगेन कलर चेंज करता हूं मैं, सब में क्रॉस होने का क्या मतलब हो भाई,
कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, करंट अंदर तरफ जा रहा है तो ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या, ऐसे, ठीक है, ये डायरेक्शन होगा इसका, समझ गए। और यहां पे क्योंकि डॉट बन रहा है तो सीधी सी बात है, करंट बाहर यानी ऐसे, देखिए ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है सब में डॉट है ना, सब में डॉट, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम के ऐसे जाएगा, ठीक है। देखिए ये है आपका इस तरीके का, तो ओवरऑल क्या होगा आपका, यहां पे नॉर्थ बन जाएगा और यहां पे आपका साउथ बन जाएगा, ठीक है, समझ के बात को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग भाई इस इंस्टेंट पे देखेंगे, इस इंस्टेंट पे, तो यहां पे देखिए ये आ रहा है आपका बी वाला, ठीक है, तो बी मेरा यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, और जब बी पॉजिटिव है तो यहां पे देखिए ए मेरा जो है, ए ये नेगेटिव हो जा रहा है, सही बात है, मतलब आर बोलिए, और वाई मेरा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव। तो जब ये इस इंस्टेंट पे आप देखिएगा ना, तो ये आपका सबका करंट आपका बदल जाएगा, जिसमें क्रॉस था डॉट सब चेंज हो जाएगा। तो आपको ये जो नॉर्थ साउथ यहाँ पे बन रहा है ना, इस एक्सिस पे भी बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है आपका, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो अब ये क्योंकि जब इस इंस्टेंट पे आप देखिएगा कुछ समय के बाद, तो ये पोल आपका जो है ना थोड़ा सा आगे खसक जाएगा, यहाँ पे बनने लगेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, नॉर्थ साउथ ऐसे बन जाएगा आपका, ऐसे आ जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड। और जब आगे बढ़िएगा तो ये और यहाँ पहुंच जाएगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी पहले मेरा नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, ये होता है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ कि ये इस डायरेक्शन में घूमेगा या फिर कहीं इस डायरेक्शन में घूमेगा, इस एक्सिस पे आने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो पूरा का पूरा मैंने आपको ब्रेक डाउन करके समझा दिया भाई, इसमें जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए B मेरा पॉजिटिव है ना, यही पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। B मेरा अगर पॉजिटिव हो गया तो सीधी सी बात है, ये जो B1 है ना, ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, और जो B1 B2 डैश है ये डॉट हो जाएगा, ये भी डॉट, ये भी डॉट, ये भी डॉट, ठीक है। अब देखिए अगर मेरा ये पॉजिटिव है तो बाकी जो है B1 है ना, तो C1 पे है, C1 मेरा क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, क्लियर हुआ। और C1 डैश जो है, वेट वेट, ये B1 है ना, तो ये C1 है, ठीक है, यानी अगर इसको क्रॉस दिखा रहे हैं ये डॉट होगा भाई, वेट वेट, यहाँ पे घबराना नहीं है, ये डॉट होगा, ठीक है, डॉट डॉट और डॉट, और इधर वाला जो है क्रॉस, यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस दिखा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब B1 मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो मेरा ये होगा ये डॉट हो जाएगा, ठीक है, सही है, ये भी डॉट, ये भी डॉट, ये भी डॉट, ठीक है, और इधर आपका ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस। अब देखिए देखिए मेरी बात को समझिए, यहां से लेके, ये भी क्रॉस है ना, यहां से लेके यहां तक अगर आप देखेंगे पूरा पूरा क्रॉस चल रहा है, पूरा पूरा क्रॉस, सही बात है। और बाकी का जो है उधर वाला, यानी यहां से लेके यहां तक सब क्या है, डॉटेड, ठीक है भाई। कलर का दिक्कत हो रहा है, लेकिन इतना समझाया मैंने डेप्थ में तो क्लियर हो जाना चाहिए। इसको मैं शेड ही कर देता हूं पूरा पूरा, है ना, तो ये पूरा पूरा ओके, इतना दूर जो है मेरा पूरा का पूरा क्या है, डॉटेड लाइन, क्लियर। अब यहां पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, क्योंकि ये पूरा पूरा बेल्ट क्या है, बाहर की तरफ है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये ऐसे होकर ऐसे जाएगा, यानी ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर हुआ, ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें अंदर की तरफ जा रहा है, यानी पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे घूम करके ऐसे जा रहा है,
ओके यानी ऐसे जा रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा अब आपका, ठीक है, इस बार नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा और साउथ आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो देख रहे हैं पहले नॉर्थ साउथ यहाँ पे बन रहा था, अब ये देख रहे हैं कुछ समय के बाद यहाँ पहुंच जा रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग 2 पोल के लिए, इसी तरीके से 4 पोल पे, नेक्स्ट सेक्शन में 4 पोल पे बात करेंगे भाई, ये क्लियर हो गया होगा, राइट।